वेलकम बैक एवरीवन। यूपीपीएससी वाली जो करंट अफेयर्स की सीरीज है उसमें नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है टेस्ट नंबर 25। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज की। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसमें डिटेल्स है। पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। पहला प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मार्च 2025 में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, इन्हीं को प्रदान किया गया। ये चीन के हैं, ये चीन के, इनका नाम है लियू जियाकुन। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। देखिए, मार्च 2025 में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार चीन के लियू जियाकुन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ये जो पुरस्कार है ना, इसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। पुरस्कार में 1 लाख US डॉलर की धनराशि मिलती है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि को दिया जाता है। और एक नाम है बालकृष्ण दोषी। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कौन सा कथन सही है? यह 120 सदस्य और हस्ताक्षरता देशों के साथ एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। क्या? आईएसए का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। 120 सदस्य और हस्ताक्षरता देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तीनों के तीनों सही है इसका आंसर। इस तरह के कई सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस हमने आरओ में भी की थी। ठीक है, इसमें भी वही प्रश्न, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया गया है, स्टेटमेंट चेंज कर दिए गए हैं और दूसरे नए प्रश्नों को भी ऐड किया गया है। क्यों है चर्चा में? क्योंकि मार्च 2025 में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष खन्ना ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर इन्होंने स्थान लिया है अजय कुमार माथुर का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जाने तो 120 सदस्य और हस्ताक्षरता देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये वर्ष 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। और स्थापनाकर्ता देश पूछ ले तो भारत और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये तो आ ही नहीं सकते, 36 का आंकड़ा है चीन से। तो 16 से 20 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। अपनी इस यात्रा के दौरान वो दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में अतिथि के रूप में शामिल हुए। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भारत की राजधानी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और कौन सा सही है इसमें? यह दुर्घटना 12 जून 2025 को 1:38 पर हुई थी दोपहर में। दुर्घटनाग्रस्त विमान जो था वो अमेरिका के न्यूयॉर्क हवाई अड्डे जा रहा था। यह विमान बोइंग ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट था। ये फोटो प्रधानमंत्री जी की काफ़ी विवादास्पद भी रही थी। ठीक है, टैगलाइन थी, फोटो हमेशा सही आनी चाहिए। तो 12 जून की घटना है, दोपहर की 1:38 पर। दुर्घटनाग्रस्त जो विमान था वो एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट था। ठीक है, बोइंग का। इसकी रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में जो है ड्राइवर को दोषी बता दिया गया है। ठीक है, कि गलती ड्राइवरों की थी। ठीक है, बोइंग कंपनी बच गई। ये विमान जो है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जा रहा था लंदन के गेटविक हवाई अड्डे पर, ना कि अमेरिका। तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, अहमदाबाद हवाई अड्डे से 12 जून 2015 को दोपहर में 1:38 पर लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरा जो एयर इंडिया का विमान था।
1 मिनट के भीतर ही क्रैश हो गया। ये बोइंग ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट था। ठीक है, 242 यात्री इसमें शामिल थे। सारे के सारे जो है, ठीक है, मौके पर ही उनकी जान चली गई और एक व्यक्ति ही चमत्कारिक रूप से इसमें अपनी जान बचा पाया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? सामंथा हार्वे, लियू जियाकुन। लियू जियाकुन तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित है ये। राजेंद्र सिंह जल पुरुष को प्रदान किया जा चुका है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, लेकिन बहुत पहले प्रदान किया था, 2015 में प्रदान किया गया था इनको। गुंटर ब्लाशेल को मिला 2025 में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 20 मार्च 2025 को स्टॉकहोम वाटर प्राइज की घोषणा की गई और वर्ष 2025 का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई जल विज्ञानी है ये गुंटर ब्लाशेल, इनको प्रदान किया गया और उनको बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन में उनके अग्रणी कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जल के नोबेल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब तक 4 भारतीयों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2015 में जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं राजेंद्र सिंह, इनको भी प्रदान किया जा चुका है। 2009 में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को प्रदान किया जा चुका है। 2005 में एक संगठन है भारत का, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, को प्रदान किया जा चुका है। 1993 में डॉक्टर माधव आत्माराम चिताले को प्रदान किया जा चुका है। तो नंबर ये 4 याद रखिएगा, जिनमें 3 व्यक्ति एक संगठन है। अप्रैल 2025 में अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किए? 21। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में अपने वाराणसी दौरे में 21 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक उत्पाद यानी जीआई टैग का प्रमाण पत्र प्रदान किया और अब 77 जीआई उत्पाद जो है अकेले उत्तर प्रदेश में हो गए हैं और पहला बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, वाराणसी के 2 विशिष्ट उत्पाद वाराणसी तबला और भरवा मिर्च अब जीआई टैग प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पाद बन गए हैं, बनारसी तबला और भरवा मिर्च। इसके अतिरिक्त वाराणसी के अन्य उत्पाद जो इम्पोर्टेंट है, शहनाई को भी जीआई टैग मिला है, मेंटल कास्टिंग क्राफ्ट को मिला है, म्यूरल पेंटिंग को मिला, लाल पेड़ा को मिला है, ठंडाई को मिला है, तिरंगी बर्फी को, और चिरई गांव का करौंदा, इसको भी जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। लंबी दूरी का ग्लाइड बम है गौरव। गौरव के संबंध में 2 कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, अप्रैल 2025 के मध्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया। लंबी दूरी के इस ग्लाइड बम गौरव का जो वजन है वो 1000 किलोग्राम है। बिल्कुल ये ठीक है, दोनों के दोनों। सी होगा फिर इसका आंसर, यही है ग्लाइड बम गौरव। ठीक है, 8 से 10 अप्रैल 2025 के मध्य डीआरडीओ द्वारा सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया। गौरव का जो वजन है वो 1000 किलोग्राम है और इस गौरव को जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। 8वां प्रश्न है, 12 अप्रैल 2025 को कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया। कौन थी वो? कुमुदनी लाखिया थी कथक नृत्यांगना। देखिए, 12 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया। 95 वर्ष की थी वो। उन्होंने अहमदाबाद गुजरात में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की थी। उन्हें प्रदान किए गए अगर प्रमुख पुरस्कारों और सम्मानों को देखें हम, तो वर्ष 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई थी वो। 2002 में और 3 में कालिदास सम्मान से सम्मानित
1987 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको, और 1982 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी देती है। अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रमैया का निधन हो गया। कौन थे वो? दारीपल्ली रमैया थे पर्यावरणविद। ये है इसका आंसर। देखिए, 12 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता दारीपल्ली का निधन हो गया। उन्होंने 50 वर्ष से ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। उन्होंने अपने जीवन काल में जो है 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए। ठीक है, बीज हमेशा अपनी जेब में रखते थे वो, जहाँ समतल जमीन मिले, ठीक है, वहीं जो है पौधा लगा देते थे। वनजीवी के नाम से लोकप्रिय थे। पुरस्कारों की बात करें तो 2017 में उनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका था। सेवा अवार्ड 1995 में मिल चुका था। वन मित्र अवार्ड 2005 में, और पारंपरिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार उन्हें 2015 में मिला था। और 2015 में ही जल पुरुष राजेंद्र सिंह को मिला था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार, जिससे रिलेटेड प्रश्न ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 है, नंबरिंग गलत हो रही है। हाँ, 10 ही है। देखिए, अप्रैल 2025 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो 15वीं बैठक है 2025 किस देश में आयोजित हुई है? ब्रिक्स से रिलेटेड कल एक वीडियो जो है बना दी गई है, वो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, सब में हेल्पफुल होगी, तो उसका रिवीजन कर लेना 1-2 बार। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक हुई है ब्राज़ील में, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। डी है इसका आंसर। और 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? वो भी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी मंत्रालय हैं, संसदीय, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, ठीक है, वो सारी की सारी जो बैठकें हैं, सम्मेलन, संस्करण, वो ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में ही हुआ है 25 में। अप्रैल 2025 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो 15वीं बैठक है वो ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में आयोजित की गई। इस बैठक का विषय ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना है। बैठक में जो है ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। कौन है ये? केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? आर में पूछा था ये सवाल, 4 लोगों को मिला था ये, और 4 में से एक नाम वहाँ दिया था, डी गुकेश दिया था। तो विराट कोहली नहीं है, स्मृति मंधाना नहीं है, बजरंग पुनिया नहीं है, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, यही है हरमनप्रीत सिंह, हॉकी से संबंधित हैं। सी है इसका आंसर। 3 अनलॉक कौन से हैं? डी गुकेश जो शतरंज खेलते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी तो हो ही गए, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में, इन्हें भी मिला। मनु भाकर निशानेबाजी में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। इस पुरस्कार को इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। जो वर्तमान में गवर्नमेंट है उसने नाम चेंज कर दिया। निम्नलिखित में से कौन द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 का या के प्राप्त करता है? 2024 के जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है वो 2 व्यक्तियों को मिला है। एक तो उत्तराखंड के हैं सुभाष राणा, और दूसरे हैं एस मुरलीधरन। इन दोनों को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल के कोचों को दिया जाता है, ठीक है, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं। सुभाष राणा और एस मुरलीधरन। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों यानी कोचों को दिया जाता है। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 की बात करें, ठीक है, अभी तक आंकड़े 24 के ही हैं, क्योंकि 25 वाला तो वही नवंबर दिसंबर में मिलेगा। सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, और एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए।
या खिलाड़ियों को? 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करेंगे। कौन कौन सी भाषाएं हैं? गुजराती, असमिया और हैपाली। उपरोक्त में से सरकार द्वारा किसको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त जनवरी 2025 तक, अब तक, जुलाई 2025 तक। गुजराती नहीं है इस समय, असमिया है, पाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा सी, क्लासिकल लैंग्वेज इनको बोलते हैं। देखिए, वर्ष 2025 में भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। ठीक है, 22 में से 11 क्लासिकल है। देखिए, 2024 तक जो है 6 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी, जो थी पहले तमिल, संस्कृत, मतलब पहले का मतलब तब तक तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। और इसके बाद 3 अक्टूबर 2024 को सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इस प्रकार 2025 में अब तक देखें तो जुलाई 2025 तक शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ICBA के संबंध में सही कथन है। देखिए, इसकी शुरुआत 2024 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत द्वारा की गई। इसका उद्देश्य बिग कैट्स की 7 प्रजातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण हेतु वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। बिग कैट्स यानी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां। दूसरा वाला सही है, पहला वाला भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ 2023 होना चाहिए। इसकी शुरुआत 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो गलत है यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला ही सही हो जाएगा, बी है इसका आंसर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी इंग्लिश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 96 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य है 7 बिग कैट और उनके आवासों का संरक्षण करना। शुरुआत की बात करें तो 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत द्वारा शुरू किया गया, यानी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? बिग कैट्स की 7 प्रजातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण हेतु वैश्विक सहयोग को मजबूत करना। इन 7 बड़ी बिल्लियों को देखें तो इसमें टाइगर है, टाइगर भारत में भी पाया जाता है। शेर है, लायन भारत में है। तेंदुआ लेपर्ड है भारत में। हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ये भी भारत में है। चीता, ठीक है, ये भी अब भारत में है, अफ्रीका से लाया जा चुका है। तो ये 7 में से 5 तो भारत में है। इसके अलावा जो जगुआर और पूमा है, ये भारत में नहीं है। ठीक है, टोटल 7 हो गई। भारत में केवल पहली 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। जगुआर और प्यूमा जो है भारत में नहीं पाए जाते। मुख्यालय इसका भारत में है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। वित्तीय समर्थन की बात करें तो भारत द्वारा 150 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें जो है इसके लिए रखा है भारत ने, वर्ष 2023-24 में और फिर 27 से 28 तक में भी। बिग कैट्स की संरक्षण स्थिति की बात करें तो जो इसमें बाघ है यानी जो टाइगर है वो तो इंडेंजर्ड है, यानी संकटग्रस्त हैं। शेर, चीते, हिम तेंदुए और तेंदुए ये वुलनरेबल हैं। और जो जगुआर है वो नियर थ्रेट है। और जो प्यूमा है वो लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, सबको संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बुरी हालत उसकी है। भारत में बिग कैट्स की 5 प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और 4 तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, 1 और 4 में तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं ये पांचों की पांचों। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट हैं। सांडी पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, सरसई, नावर झील उत्तर प्रदेश की रामसर साइट हैं। सांडी तो है उत्तर प्रदेश की, समन भी है, सरसई नावर भी है। हाँ बिल्कुल 10, ये करेक्ट हैं, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट हैं और ये सभी रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। कौन कौन सी हैं ये 10 की 10? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, संडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर, ऊपरी गंगा नहर, सबको याद रखिएगा।
बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, हैदरपुर वेटलैंड, समन पक्षी अभयारण्य। कभी कभार स्टेटमेंट बना लेते हैं, किसी और स्टेट की वेटलैंड इसमें रखकर पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश की अलग कर दीजिए। 16वां प्रश्न है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रूस के कजान में नहीं हुआ है, रूस के कजान में हुआ था पिछला जो 16वां है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में इस बार जो है कृषि मंत्रियों की बैठक, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रियों की, पर्यावरण मंत्रियों की, संस्कृति मंत्रियों की, ठीक है, संसदीय मंत्रियों की बैठक हुई है ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। चीन के बीजिंग में नहीं हुआ कुछ। 51वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ कनाडा में, कनाडा के कनानास्किस में। डी है इसका आंसर, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो ये संस्करण जो था 51वां था। आयोजन स्थल कनानास्किस कनाडा, और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत के प्रधानमंत्री ने जो है कनाडा के कनानास्किस में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे पिछले 6 वर्षों से हर साल इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, और अब तक कुल 12 बार आमंत्रित किया जा चुका है। G7 का परिचय, ग्रुप ऑफ 7 विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं का औपचारिक मंच है ये। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और कनाडा। चीन नहीं है इसमें और भारत भी नहीं है इसमें। मार्च 2025 में खंजर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ हुआ? ये जो खंजर अभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच है, तो ये हुआ है किर्गिस्तान में। डी है इसका आंसर। देखिए, खंजर अभ्यास का 12वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है। यह अभ्यास 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था, और यह अभ्यास जो है 2011 में शुरू हुआ था और दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। खंजर अभ्यास से जुड़ी मुख्य बातों को देखें तो अभ्यास का नाम है खंजर, 12वां संस्करण था इस बार, ठीक है। देशों की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के बीच है, किर्गिस्तान में आयोजित हुआ। अवधि 10 मार्च से 23 मार्च 2025। उद्देश्य क्या? आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना। 17वां प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल किसने जीता? किसने जीता, कहाँ हुआ? ठीक है, मेजबान देश था पाकिस्तान और यूएई, और जीता भारत ने, और हराया किसको है? न्यूजीलैंड को। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल 4 विकेट से न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो रविचंद्र अश्विन, सॉरी, रचिन रविंद्र, ठीक है। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा ने 83 गेंदों में 76 रन बनाए। टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट किसने लिए? मैट हेनरी ने, कुल 10 विकेट लिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की पाकिस्तान ने और यूएई ने साथ में, और सारे मैच जो हुए वो पाकिस्तान के बाहर ही हुए, ठीक है, यूएई में। 18वां प्रश्न है, स्टेडियम भी सेम ही था। जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? यह प्रश्न ये भी है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ, देहरादून में। उद्घाटन कौन कर रहा है? युवा मामला और खेल मंत्री इनके पास है, सॉरी, अनुराग ठाकुर के पास है। ये है सीएम उत्तराखंड के। क्या है इसका आंसर? सी है, नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है, ए है इसका आंसर। जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें विभिन्न राज्यों के एथलीटों ने भाग लिया, जिससे भारत की खेल प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। अब आ जाइए खो खो का विश्व कप। जनवरी 2025 में उद्घाटन खो खो विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ था? जनवरी 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ था? और ये खो खो का पहला विश्व कप है जो भारत में हुआ,
ठीक है, शुरुआत इसकी भारत से हुई। खो खो वर्ल्ड कप इंडिया 2025 ये हुआ नई दिल्ली में, बी है इसका आंसर। 2025 खो खो विश्व कप का पहला संस्करण था, याद रखिएगा। यह 13 से 19 जनवरी भारत के नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी एरिना में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है क्या, भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में नेपाल को हराकर चैंपियनशिप का ताज पहना। नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। यह कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और खेल टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिए जानी जाती है। इसने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। ये नाम है दीप्ति जनजीवन। 2024 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जनजीवन ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किस में बनाया है? 200, 400, 100 या 600? 400 मीटर T20 ये है इसका आंसर। दीप्ति जनजीवन 400 मीटर T20 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। देखिए, T20 वर्गीकरण जो है बौद्धिक रूप से कमजोर एथलीटों को संदर्भित करता है। 2024 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुनिया भर के एथलीटों ने विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा की। विश्व रिकॉर्ड बनाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है, जो एक एथलीट के असाधारण प्रदर्शन और समर्पण को दर्शाता है। और यह जो आयोजन है वो विकलांग एथलीटों के लिए प्रतिस्पर्धा अवसर प्रदान करने के महत्व को उजागर करता है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जनजीवन ने 400 मीटर T20 स्पर्धा में जो है वो विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 20 प्रश्न थे ये करंट के, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। धन्यवाद।